नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जिसकी नियत में खोट और नीति खूनी हो, उस तालिबान से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि तालिबान अपनी सरकार में बंदूक छोड़कर अहिंसा के रास्ते सरकार चलाएगा? जाहिर सी बात है कि यह सोच ही बेमानी है, क्योंकि तालिबान वो शय है जो सुधर ही नहीं सकता। और अब तक तालिबान को पाकिस्तान का साथ मिला है। पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान क्रूरता का खुला प्रदर्शन कर रहा है, और इसीलिए तालिबान के साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी अफगानिस्तान में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। गोलियों की गूंज के बीच पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे काबुल में सुनाई पड़ रहे हैं। कैसे मान लें कि सुधर गया है तालिबान? कैसे मान लें कि दहशतगर्दी नहीं चाहता तालिबान? कैसे मान लें कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा तालिबान? सब झूठ है, सरासर झूठ है। अफगानिस्तान की सच्चाई है ये तस्वीरें। अफगानिस्तान की सच्चाई है गोलियों की ये तड़तड़ाहट, सड़कों पर भगदड़, दहशतगर्दी, महिलाओं के खिलाफ जारी होते फरमान, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तालिबान को मुखालफत मंजूर नहीं, प्रदर्शन कबूल नहीं, बगावत बर्दाश्त नहीं। और अगर ये आवाज पाकिस्तान के खिलाफ हो तो उसका अंजाम भी देख लीजिए। वो अपनों पर गोलियां चला देता है, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो महिलाएं हैं, नौजवान हैं या बुजुर्ग। आज अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। काबुल में पाकिस्तान की बढ़ रही दखलंदाजी के खिलाफ सड़कों पर अफगानी उतरे। क्या महिलाएं, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस प्रदर्शन में शामिल था। जो काबुल में बैठे आईएसआई चीफ को वापस जाने का नारा बुलंद कर रहे थे, जो तालिबान सरकार बनाने के लिए काबुल में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन तालिबान को ये कहां बर्दाश्त होने वाला था। उसे महिलाओं के विरोधी सुर पसंद नहीं, उसे बगावत पसंद नहीं, उसे अपने मुल्क में पाकिस्तान की मुखालफत पसंद नहीं। फिर क्या था? काबुल के गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी, लोगों को हटाने के लिए हवाई फायरिंग होने लगी। निहत्ती महिलाओं और पुरुषों में दहशत पैदा करने के लिए की गई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागे। तालिबान यही नहीं माना, पूरी दुनिया ने जब सुधरने का दावा कर रहे तालिबान की ये तस्वीरें देखी तो तालिबान भी भड़क गया। उसने कवरेज कर रहे कैमरामैन और पत्रकारों को पकड़ लिया। ये वो जनता है जिसे अफगानिस्तान में रहना है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी यहाँ बितानी है। भले ही अफगानी सेना ने सरेंडर कर दिया हो, भले ही अमेरिका ने इनका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन इनकी जंग जारी है, जिसके लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, ये जिंदगी जीने की लड़ाई है, जिसे उनसे कोई नहीं छीन सकता। पूरे अफगानिस्तान में महिलाओं का ये बेखौफ प्रदर्शन जारी है। कल तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि महिलाएं इस वजह से प्रदर्शन कर रही हैं कि उन्हें धार्मिक हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। इस महा झूठ के खिलाफ काबुल से लेकर मज़ार शरीफ तक महिलाओं का प्रदर्शन हुआ। महिलाओं ने अपने ऊपर लगाई जा रही पाबंदियों का सख्त विरोध किया। वो बराबरी का हक मांग रही हैं, लेकिन तालिबान महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डालता जा रहा है, उन पर गोलियां चला रहा है। यही नहीं, वो महिलाओं को क्या समझता है ये भी सुन लीजिए। तालिबानी अधिकारी महिलाओं को खरबूजा समझते हैं और उनके हिजाब पहनने की जरूरत को लेकर कटे और साबुत खरबूजे की मिसाल दे रहे हैं। خربزه‌ای که چاق شده او رو می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم می‌خریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. خربزه‌ای که چاق شده او رو می‌خریم یا خربزه‌ای که سالم مانده است؟ طبیعی است از خربزه سالم می‌خریم. یعنی حجاب برای زن همینطور است. तो पूरे अफगानिस्तान में विरोध इसी तालिबानी सोच का है। पंजशीर में पाकिस्तान की मदद से जारी कत्लेआम का विरोध है।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान की गुलामी करने वाली सरकार के गठन का विरोध है, जिन्हें पाकिस्तान की दखलंदाजी मंजूर नहीं। तालिबान भी भूल गया कि अब वो आतंकी संगठन नहीं बल्कि सत्ता चलाने जा रहा है, जो आवाम से दुश्मनी लेकर नहीं चल सकती, जो बंदूकों की नोक पर नहीं चल सकती, जो पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के साथ नहीं चल सकती। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है करनाल से, जहां पर किसानों की मार्च पर सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। मुजफ्फरनगर के बाद किसानों ने आज करनाल में महापंचायत की, जिसके बाद उन्होंने मिनी सचिवालय की ओर मार्च किया। किसान लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालातों को देखते हुए करनाल में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। जिला मुख्यालय की ओर प्रदर्शनकारियों का यह मार्च था, जिसके बाद वाटर कैनन का पानी की बौछार की गई है, उसका इस्तेमाल किया गया है। करनाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर किसान उमड़े हुए थे, वो मुख्यालय की ओर रोक कर रहे थे। उसी दौरान उनके ऊपर पानी की बौछार की गई। न्यू अनाज मंडी से जिला मुख्यालय की ओर ये मार्च उनका जारी था, जिसके बाद एहतियातन उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। और करनाल में प्रदर्शनकारियों के किसान मार्च और उसके बाद पानी की बौछार की तस्वीरें आपके सामने हैं। किसानों का ये सैलाब आज हरियाणा के करनाल में निकला, जहां कुछ दिनों पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने मिनी सचिवालय की ओर कूच किया। कि हम लोग करनाल की अनाज मंडी के ठीक सामने खड़े हैं और जो तस्वीर है ये आज तक आपको टॉप एंगल से दिखा रहा है। आप देखिए किस तरह से भारी तादाद में किसान अब नेशनल हाईवे के जरिए सचिवालय की ओर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पुलिस ने इस एरिया को अप्रूवल दिया है कि इस रास्ते से वो निकल सकते हैं। लगभग 3-4 किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ पे शोर और नारों के बीच झंडे आपको बीकू के दिख जाएंगे। ये किसान लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों के मुआवजे की मांग कर रहे थे। किसानों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम के निलंबन का मुद्दा भी किसानों ने उठाया, जिसे लेकर प्रशासन से कई राउंड बात हुई, जो बेनतीजा साबित हुई। हमने कहा कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी गलती को मानने की बजाय इन अफसरों ने बार बार उसको डिफेंड किया कि नहीं जी उसने तो ठीक ही किया था। आखिर में जैसे महाभारत में हुआ था ना, कहा कि भाई 5 गांव दे दो। हमारे सीनियर लीडरान ने कहा चलो और कुछ नहीं, इंक्वायरी करवाओ, लेकिन इंक्वायरी से पहले उसको सस्पेंड तो कर दो जैसा मिनिमम होता है दुनिया भर में। सरकार ने कहा नहीं, हम सस्पेंड भी नहीं करेंगे। एसडीएम आयुष सिन्हा ने करनाल में कुछ दिनों पहले किसानों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के आदेश दिए थे। आयुष का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें किसानों का सिर फोड़ने की वो बात कर रहे थे। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर फोड़ देना। हाँ, कहाँ से सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। किसान लगातार इस लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। आज जब करनाल में किसानों की महापंचायत लगी तो मिनी सचिवालय के लिए किसानों ने कूच किया। वहाँ पर अपना फैसला लेंगे कि हमको क्या करना है, हमको गिरफ्तारी देनी है, गिराव करना है, क्या करना है। अब हम जा रहे हैं और जनता के बीच में ही फैसला हो। किसानों की आज करनाल में महापंचायत से पहले हरियाणा सरकार फुल एक्शन में आ गई। पूरे करनाल में धारा 144 लगा दी गई। वहीं करनाल के अलावा जींद, कुरुक्षेत्र, कटिहाल और पानीपत में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गईं। करनाल में सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात कर दी गईं, जबकि मिनी सचिवालय को तो छावनी में तब्दील कर दिया गया। 3 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास निकल नहीं पाया। करनाल का यही मिनी सेक्रेटेरिएट है जिसका घेराव महापंचायत ने जिसके घेराव का ऐलान किया था। और यहाँ आपको सुरक्षा के इंतजाम दिखाएं किस तरीके से अर्धसैनिक बलों की पूरी टुकड़ी इस वक्त पूरे साजो सामान के साथ यहाँ मौजूद है, मुस्तैद है इस मिनी सेक्रेटेरिएट की सुरक्षा के लिए। तो ये यहाँ पर तस्वीर
लगातार बातचीत हुई है, कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन अब चूंकि बेनतीजा रही है तो सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद और कड़ी कर दी गई है। इसके बावजूद भारी संख्या में किसान करनाल पहुंचे और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। मौसमी सिंह और मंजीत सहगल के साथ कुमार कुणाल, करनाल, आज तक। ये रिपोर्ट आपने देखी। एक बार फिर से इन तस्वीरों का रुख कर लेते हैं। करनाल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पानी की बौछार की गई है किसानों के ऊपर। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। न्यू अनाज मंडी से जिला मुख्यालय की ओर ये मार्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार की गई है। करनाल की ये तस्वीरें हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, भारी तादाद में किसान दिखाई दे रहे हैं लेकिन आगे की ओर बढ़ रहे थे, इजाजत नहीं थी, जैसा कि प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है। जिस जगह पर ये जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछार इनके ऊपर की गई है। और क्या जानकारी मिल रही है, अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है मौके पर? देखिए, करनाल की ही बात करें तो यहाँ पर हालात फिलहाल तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस ने 3 जगह पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी और तीनों जगह से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान मिनी सेक्रेटरीट पे पहुंच गए हैं, जो कि जिला मुख्यालय है। और वहां पर किसानों का पुलिस के साथ कई जगह पर झड़प भी हुई है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, जोगेंद्र सिंह उग्राह को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था करनाल के नमस्ते चौक पर। लेकिन तमाम किसानों की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। किसानों ने जो वाहन थे उनकी हवा निकाल दी बसों की और इनको वापस जो है भीड़ पुलिस से छुड़ा लिया। और उसके बाद हजारों की तादाद में किसान अब जो है लघु सचिवालय के सामने बैठ गए हैं धरने पर। दूसरी तरफ हरियाणा में और जगह बात करें तो जींद और कैथल जो नेशनल हाईवे है कंडेला गांव में, वहां पर किसानों ने जाम लगा दिया है। इसके अलावा 1-2 जगह से और ऐसी खबरें आ रही हैं कि करनाल में जो प्रदर्शन हो रहा है इसका असर अलग अलग जगहों पर भी हरियाणा में दिखने लगा है। हरियाणा में 2 से 3 जगह पर फिलहाल किसानों ने अलग अलग मार्गों को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर करनाल के साथ हरियाणा में जहां पर भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब तनाव का माहौल बनता जा रहा है। किसानों प्रशासन के बीच में मीटिंग भी हुई थी, लेकिन वो मीटिंग विफल रही और उसके बाद ये तनाव की स्थिति यहाँ पर अब फिलहाल बनी हुई है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए सत्येंद्र, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। करनाल की तस्वीरें, किसानों को रोकने के लिए पानी की बौछार की गई है क्योंकि आगे जाने की इजाजत नहीं थी प्रशासन की ओर से, ये दलील दी जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। यूपी का चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है और केंद्र में ब्राह्मण और मुसलमान हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के चुनावी दौरे पर यूपी में हैं। उनका पहला पड़ाव लखनऊ और अयोध्या रहा। दोनों जगह ओवैसी ने मुस्लिम कार्ड चलकर यह जताने की कोशिश की कि यूपी में मुसलमानों के मतों पर ओवैसी अपना अधिकार चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। इसी ध्येय, इसी उद्देश्य और इसी उम्मीद के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी की राजनीति में मुसलमानों के नाम पर चुनावी समर शंख फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचते ही ओवैसी ने अपना इरादा बता दिया। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराया जाए। हमारा कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उत्तर प्रदेश से हम MIM के विधायक बने। हमारी कोशिश होगी कि अतीक साहब और भाभी और जो भी उनके परिवार से लड़ना चाहेगा वो विधायक बनकर जाकर उत्तर प्रदेश में जोर से नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्हें हराने की बात की तो बीजेपी की ओर से भी ओवैसी पर करारा वार किया गया। RSS चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान आया है, उसको अनुसरण किया है शायद उन्होंने, इसीलिए वो अपने पूर्वजों की धरती से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं और इसीलिए वो अयोध्या आ रहे हैं। उनका स्वागत। योगी सरकार में अतीक अहमद की कारगुजारियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अतीक की पत्नी को पार्टी में शामिल करके ओवैसी ने अपना मुस्लिम कार्ड खेल दिया। साथ में ये बताने की कोशिश की कि अकेले योगी ही नहीं, अखिलेश ने भी मुसलमानों के साथ छल किया है कि 19% मुसलमान और आप MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप।
अखिलेश पर तो ओवैसी कुछ ज्यादा ही तल्ख दिखे। मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ, मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव थे, अगर वो केस चला देते तो आज योगी सरकार मार्च में 77 केसेस को वापस नहीं लेती। ये हर महाज पर ये नाकाम साबित हुए। ये नहीं चाहते उत्तर प्रदेश में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। ओवैसी ने सीधा निशाना साधा कि समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी पर खामोशी अख्तियार कर लेती है। MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं आप 11% और 19% गुलामी आपकी करते रहे, आपकी जय जयकार करते रहे, आपको मुख्यमंत्री बनाए, आपको वोट दे, और आप हिस्सेदारी की जब बात होती है तो बात ही नहीं करते आप। देखो देखो कौन आया के नारों के बीच असदुद्दीन ओवैसी अयोध्या में दस्तक दे चुके हैं। रुदौली विधानसभा सीट अहम इसलिए है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और इस पर समाजवादी पार्टी का सालों से कब्जा रहा है। तो दो बातें इससे उठती हैं, क्या ओवैसी अपना कैंडिडेट वहां खड़ा करेंगे जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो क्या ओवैसी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के वोट काटते और अखिलेश यादव से टक्कर लेते नजर आने वाले हैं। ओवैसी का यूपी में 3 दिन का दौरा है। रुदौली पहुंचने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि यूपी में ओवैसी का दल कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने पहले ही आप लोगों को बताया है कि हम लोग आने वाले विधानसभा में 100 सीट पर लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी इधर मुसलमानों की बात कर रहे थे, उधर एक दिन पहले ही संघ प्रमुख के एक बयान से हंगामा मचा है। सुनिए पहले वो बयान। हम भारत के हैं, हम भारत माता के पुत्र हैं, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, हम सबको स्वीकार करने वाली उदार भारतीय संस्कृति के वंशज हैं, विरासतदार हैं। अपने जीवन से उसको बढ़ाना, भारत को बड़ा करते हुए सारी दुनिया को सुख शांति देना, ये हमारा जीवन कार्य है। संघ प्रमुख के इस बयान पर भी ओवैसी ने करारा पलटवार किया। देखिए, ये गोल मोल की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले DNA हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हिंदू मुसलमान की गूंज तेज होती जा रही है। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने वोट बैंक को लुभाने में लगे हैं। पूछना जरूरी हो जाता है कि कौन धर्म कौन जात, किस मतदाता से किसकी बनेगी कितनी बात। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। ओवैसी मुसलमानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जीत की कहानी लिखना चाहते हैं, तो मायावती को लगता है कि 2007 की तर्ज पर एक बार फिर ब्राह्मण और दलित का साथ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसीलिए मायावती ने अपनी चुनावी चाल का आगाज प्रबुद्ध सम्मेलन से किया। मायावती ने यह सम्मेलन करके ये जताने और बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों को उनका हक सिर्फ BSP में मिलेगा। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मायावती के मंच पर मंत्रोच्चार, मायावती के चुनावी समर का शंखनाद। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अपने चुनावी राजनीति का श्री गणेश कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी।
मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। स्मारक और पार्क बनवाने के मसले पर मायावती की भयानक किरकिरी हुई थी, और सिर्फ किरकिरी नहीं हुई थी बल्कि मायावती को इसी मुद्दे पर अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मायावती ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों का भला सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। 11% ब्राह्मण, 22% दलित, क्या ये गठजोड़ मिलकर एक बार फिर से मायावती को सत्ता दिलाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ शंखनाद में शाम के 7:30 बज चुके हैं। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के 24 दिन के बाद आज अफगानी नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों महिलाओं समेत हजारों का हुजूम काबुल की सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पाकिस्तान गो बैक और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। इतने बड़े प्रदर्शन से बौखलाए तालिबान ने ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। ये अफगानिस्तान के आवाम की आवाज है। ये आजादी के लिए उठी आवाज है। ये पाकिस्तान को लानतें भेजने की आवाज है। अफगानिस्तानी जनता को पाकिस्तानी दखल मंजूर नहीं। अफगानिस्तान में गोलियों की जरा ये तड़तड़ाहट सुनिए। काबुल में तालिबान की राइफलें गरज रही हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों की आवाज दबाने का ये बहुत पुराना तालिबानी तरीका है। तालिबानियों को सिर्फ गोली की भाषा ही समझ में आती है। यही वजह है कि हजारों के हुजूम को डराने के लिए, उन्हें प्रदर्शन से रोकने के लिए तालिबानी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई, लोग भागे, महिलाएं भागी, छोटे छोटे बच्चे भागे। तालिबानी गोलियां नहीं चला रहे हैं बल्कि अपनी खींच मिटा रहे हैं, अपनी जहालत का नमूना पेश कर रहे हैं। जिन महिलाओं को तालिबान बुर्का पहनाकर घरों में कैद करने का सपना देख रहा था, सैकड़ों की तादाद में वो महिलाएं सड़क पर आ गई और आजादी के नारे लगाने लगी। आजादी! 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 अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल के खिलाफ ये महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। इन महिलाओं का सीधा सा सवाल है कि अफगानिस्तान में भला पाकिस्तान का क्या काम है। इस महिला की भाषा आपको भले समझ में न आ रही हो, लेकिन इनका आक्रोश समझने के लिए इनकी भाषा जाननी जरूरी नहीं है। तालिबान इसे समझता है, तभी तो तालिबान बौखलाकर गोलीबारी कर रहा है। पाकिस्तान का विरोध करते हुए हजारों का हुजूम काबुल में राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहा था। पाकिस्तान गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। अस्वाका न्यूज एजेंसी के मुताबिक काबुल के जिस रास्ते पर प्रदर्शनकारी जा रहे थे, उसी रास्ते में वो होटल भी है जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हमीद हफ्ते भर से रुके हुए हैं। प्रदर्शनकारी इस होटल की तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके काबुल से अपने एजेंटों को वापस बुला लो। हम काबुल में ISI डायरेक्टर को नहीं चाहते। जब से ISI काबुल में आया है, हमारी समस्याएं बढ़ गई हैं। हम चाहते हैं वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ दें। हम एक समावेशी सरकार चाहते हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे थे। ये प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल का विरोध कर रहे थे। पाकिस्तान पर तालिबान का साथ देने का आरोप है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ काबुल में मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों का सबसे ज्यादा गुस्सा पंजशीर में पाकिस्तान के दखल पर है। मैं पूछती हूँ कि पाकिस्तान पंजशीर को क्यों तबाह कर रहा है?
मैं पंजशीर से हूँ। लोगों को अपना गुस्सा व्यक्त करने की जरूरत है। पुरुषों और महिलाओं को चुप नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान मेरे देश में घुसकर उसे तबाह कर देता है। न तो पाकिस्तान और न ही तालिबान और न ही अलकायदा के पास ये अधिकार है। पंजशीर अमर रहे और उसका प्रतिरोध अमर रहे। राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते प्रदर्शनकारियों के काफिले को देखकर तालिबानी बौखला गए। भीड़ को रोकने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। तालिबान ने गोलीबारी करके आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर तो कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या गोली से तालिबान अफगानियों की इस आवाज को दबा पाएगा? हम आपको बता दें कि सोमवार की रात से ही अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। सोमवार की देर रात भी काबुल में पाकिस्तान मुर्दाबाद और ISI चीफ की वापसी को लेकर नारेबाजी हुई थी। आज तक ब्यूरो। अफगानी नागरिकों का गुस्सा तालिबान पर तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश उनमें पाकिस्तान को लेकर है। आखिर क्यों पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतना दखल दे रहा है? सच तो यह भी है कि अगर पाकिस्तान मदद नहीं करता तो तालिबान कभी पंजशीर में घुस नहीं पाता। हालांकि अभी भी पंजशीर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वहां तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमलों की खबर है। पंजशीर की लड़ाई दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन चुकी है। तालिबान दावा कर रहा है कि पंजशीर पर उसका कब्जा हो गया है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने अब पलटवार किया है। खबरों के मुताबिक पंजशीर में तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। पंजशीर घाटी में हवाई हमले की खबर आई है। तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात सैन्य विमानों ने हवाई हमला किया है। इस हमले में बड़ी तादाद में तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। ये विमान किस देश के थे ये फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे रूस या ताजिकिस्तान का हाथ होने का शक जता रहे हैं। विदेशी पत्रकार तजुद्दीन सोरोश ने पंजशीर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से अपने ट्वीट में लिखा, अज्ञात सैन्य विमानों ने पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अफगानी एयरफोर्स के कई पायलट काबुल पर तालिबानी कब्जे से पहले ताजिकिस्तान भाग गए थे। क्या पता कि पंजशीर में तालिबान पर उन्होंने ही हवाई हमला किया हो। पंजशीर में जिस तरह से पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने कहर बरपाया, उसको लेकर पूरे अफगानिस्तान में आक्रोश की आग दहक रही है। काबुल में हजारों के हुजूम का प्रदर्शन भी इसी को लेकर था। पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने ही की थी। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन से बम गिराए गए। पाकिस्तान ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किया। जिस ड्रोन से हमले हुए वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे। देखिए, पाकिस्तान को इस प्रकार की हरकत करना नहीं चाहिए थी, लेकिन वो तो शुरू से ही ये हरकत कर रहा है। ये जो शुरुआत में ही जब तालिबान ने इलाके टेक ओवर करना शुरू कर दिए, तो इसकी प्लानिंग जो थी ये रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में की गई थी और उनके जो आर्मी चीफ हैं उनको इसकी पूरी जानकारी थी। उन्हीं की तरफ से ये प्लान्स बने हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। ये तालिबान के पास ये काबिलियत नहीं है। ये तो एक पहली बात। तो पाकिस्तान तो शुरू से ही तालिबान की मदद कर रहा है, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री प्लानिंग कर रहा है उनके लिए। तालिबान इन दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर चल रहा है और इसी बात को लेकर अफगानिस्तान में गुस्से की आग दहक रही है। आज तक ब्यूरो। तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान से तमाम भारतीय मूल के लोग पिछले दिनों दिल्ली आ गए थे। 14 दिनों का क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद आज वो कैंप से निकले हैं। इन्हें इस बात से तो राहत है कि जान बच गई, लेकिन चिंता भी है कि आगे कैसे चलेगी जिंदगी। देखिए आज तक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 14 दिनों की क्वारंटीन से आजादी मिली तो इनके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। ये वही लोग हैं जिन्हें 24 अगस्त को एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया था। कोविड प्रोटोकॉल के तहत इन लोगों को दिल्ली में ITBP के छावला कैंप में रखा गया था। आज इनका क्वारंटीन का वक्त पूरा हुआ। यहाँ से 78 लोग अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इस ग्रुप में 53 अफगानी नागरिक थे तो 25 भारतीय नागरिक हैं। सबके अलग अलग एहसास, कहीं जान बचने का संतोष तो कहीं भविष्य की चिंता।
हालात ख़राब सी, बहुत दिक्कत पड़ी थी, फिर भी इंडिया सरकार ने बहुत मदद की है, तो हमको वहाँ से निकाल के यहाँ ला है। अफगानिस्तान में हालात ख़राब थे, अभी भी हालात ख़राब हैं अफगानिस्तान में, और हम इधर आके अभी सेफ हैं, और हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी इधर आ जाएं, वो भी इधर सेफ हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी डरे हुए हैं। स्थिति वहाँ की जैसी अभी बनी हुई है, ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि हालात वहाँ पर जो हैं उसको देखते हुए जो 175 लोग अभी वहाँ मौजूद हैं उनको निकाला जाए, उनको भारत लाया जाए, और इसके लिए यहाँ मदद की गुहार लगाई जा रही है। दिल्ली के छावला कैंप में 14 दिन के क्वारंटीन के बाद ये लोग दिल्ली के इस गुरुद्वारा में पहुंचे हैं। बच्चों को जैसे नई आज़ादी मिली है, वो खेल कूद रहे हैं, अपने आप में मगन हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनके माथे पर बल है। किसी को जिंदगी एक नए ढंग से शुरू करनी है, तो किसी को वतन की याद सता रही है। देश वतन की याद भी दोनों आती है। हाँ, बहुत आती है। मसमारे वतन में साड़ी माँ में। हाँ, सही बात है। ऐसी माँ ते छोड़ के जिया नहीं रोई। अभी तो हम अपना सब कुछ वहाँ पर छोड़ के आए हैं। अच्छा। सिर्फ अपनी जाने लेके यहाँ पर आए हैं। हमारा वहाँ पे दुकान थी, काम था, घर था, सब वहीं पर है। अभी आगे सोचेंगे, अभी गुरुद्वारे में आए हम देखेंगे। अभी तो ये लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जब अफगानिस्तान में तालिबान के उत्पात की याद आ रही है तो ये भीतर से हिल जा रहे हैं। सारा घर पे छोड़ के आ गए, क्या करिए, मुश्किलात ज़्यादा आ गई, परेशानी ज़्यादा गई। ये लोग अफगानिस्तान में अच्छा खासा कारोबार छोड़कर आए हैं। वैसे तो इन्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता सता रही है। था वो दुकान थी अपनी, सब कुछ रह गया, भरी हुई दुकान रह गई। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुश्किल है। क्या सोचते हो आगे, क्या उम्मीद रखते हो बच्चे के लिए? अभी तो कुछ नहीं रख सकते, अभी कोई उम्मीद नहीं। अब जो समाचार देख रहे बहुत मुश्किलात। अफगानिस्तान से आए सिख परिवार दिल्ली के गुरुद्वारा में है। सिख समाज इनकी देखभाल कर रहा है, पूरी मदद कर रहा है। एक नई शुरुआत दिल्ली में 4 जोड़ी कपड़ों के साथ। अफगान हिंदू और सिख्स आज जब क्वारंटाइन से निकले हैं, अब वो दिल्ली शहर में चाहेंगे अपनी वो आइडेंटिटी बचा के रखना, बढ़ाना, जिसको छोड़ के वो अफगानिस्तान से आए। पीछे छोड़ चुके हैं वो तालिबान की तलवार और मौत का डर। एक नई शुरुआत भारत में, दिल्ली में। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जे के बाद इन लोगों की सांसें अटकी थी। अब ये सकुशल हिंदुस्तान पहुंच गए हैं तो राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल इनके भविष्य का है। मौत का खौफ तो इनके चेहरे से गायब हो चुका है, लेकिन जिंदगी का सवाल इनके सामने खड़ा है। पूजा शाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।